हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था विंग और वांग जी अब एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। विंग और वांग जी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। खास करके विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। वांग जी भी है, ऑफकोर्स वांग जी भी विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और खास करके दोनों ही अपने बेबी के आने का इंतजार कर रहे थे। विंग और वांग जी की रिलेशन जितना गहरा हो रहा था, वांग जी के माइंड में एक ही चीज़ बार बार घूम रहा था, अपने अंकल की कही हुई बातें। हाँ, उसने शुरुआत में अपने अंकल की बातों को बिल्कुल भी नहीं माना था। वो अपने अंकल को भरोसा नहीं करता है, वो विंग को ट्रस्ट करता है, बस यही समझाकर अपनी माइंड से ये हटाने की कोशिश किया था। लेकिन धीरे-धीरे जितना टाइम बीत रहा था, उतना उसके माइंड में ये सब कुछ घूमे जा रहा था। ऑफ कोर्स उसके मदर और फादर के एक्सीडेंट के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। उसके अंकल ने उसे जो बताया था, उसे वही मान लिया था। लेकिन ये चीज़ सच में गलत है। क्या वो अपने मदर और फादर के बारे में नहीं जान सकता है? यही सोचकर उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव हायर किया। उसके बाद वो खुद भी कुछ इन्वेस्टिगेट करने लगा था, वही 5 साल वाले एक्सीडेंट को। लेकिन यहाँ पे विंग और वांग जी के रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं आता है। जहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो दोनों एकदम अपने आप से अलग नहीं होना चाहते थे। और वांग जी भले ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, लेकिन वो विंग को कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। और जो भी हो, सामने जो भी आए, लेकिन वो ये जानता है कि वो विंग से प्यार करता है। बस वो जानना चाहता है कि आखिर उस टाइम को, आज से 5 साल पहले हाईवे पर हुआ क्या था, बस वो जानना चाहता है। बस यही सोचकर उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। धीरे-धीरे टाइम बीतने लग गया था। वांग जी का विंग के साथ रहते हुए पूरे 5 महीने हो चुके थे एंड विंग जो उसका बेली इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था और वो अपने पैरों को भी नहीं देख पाता था। उसके पैरों पे स्वेलिंग हो चुकी थी, उसके पैर सूज भी गए थे। और विंग जो हमेशा वांग जी से कंप्लेन किया करता था कि उसके पैर सूज गए हैं, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। अभी विंग का जो सिचुएशन था थोड़ा सा क्रिटिकल था, क्योंकि मेल प्रेगनेंसी आसान नहीं है। विंग का डिलीवरी सीजर से होगा, यानी कि ऑपरेशन करके पेट को काट कर बेबी को निकाला जाएगा। तो ये प्रोसेस जब विंग को पता चला था, विंग बहुत ज़्यादा डर गया था एंड वांग जी ने विंग को संभाला था, विंग को समझाया था, लेकिन फिर भी विंग को डर लग रहा था। उसके पेट को काट कर बच्ची को निकाला जाएगा, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। वो कभी कभी इमेजिन कर डर कर उठ भी जाता था। और वांग जी विंग को अपने गोद में बैठाकर उसे एकदम बच्चों की तरह सुलाता था और वांग जी की खुशबू पर एकदम मेल्ट हो जाता था और सो जाता था। एंड ऐसे ही विंग का 7 महीना भी कंप्लीट हो गया था। अब विंग 8 महीने पर आ गया था और अब वांग जी ज़्यादा से ज़्यादा विंग के साथ ही रहा करता था। विंग जो अब वांग जी को 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं रहने देता था, क्योंकि उसे वांग जी के बिना अच्छा नहीं लगता था। वांग जी जो अब घर में बैठकर ही काम करने लग गया था और विंग वांग जी के साथ बैठा रहता था और विंग वांग जी के काम को देखता था और ऐसे ही वो वांग जी की गोद में सो जाता था और वांग जी विंग को गोद में लिए ही काम करता था, फाइल्स रेडी करता था और ऐसे ही उनके टाइम बीत रहा था। विंग को अब ज़्यादा से ज़्यादा बेबी की किक्स फील होने लग गए थे। बहुत ज़्यादा बेबी उसे किक्स करता था और वांग जी जो ये उसे अच्छा लगता था और वो ना हमेशा वांग जी विंग के जो बेली है उस पर हाथ रखता था और वांग जी बेबी की जो किक है ना वो फील करता था और उसे खुश देखकर विंग भी खुश होता था, क्योंकि विंग वांग जी के चेहरे पर वो खुशी देख पाता था। विंग ने अभी भी अपने परिवार को नहीं बताया कि वो चाइना वापस आ गया है। उसे पता नहीं क्यों कि वो नहीं बोलना चाहता है। अपने आप को वो फेस नहीं कर पा रहा था अपनी फैमिली के सामने। उसे ऑकवर्ड भी लग रहा था और अब वो प्रेग्नेंट है। ये चीज़ भी उसके लिए मुश्किल था। वो कैसे बताता अपनी फैमिली को कि वो एक मेल होकर प्रेग्नेंट हो गया है? उसकी फैमिली वाले उसे किस नज़र से देखेंगे? खास करके उसका जो माँ है, उसके सामने वो कैसे जाए? उसकी माँ जो उसे हमेशा कॉल करती थी, लेकिन विंग कॉल नहीं उठाता था। बस मैसेज में बोल देता था कि वो काम में बिज़ी है। और जो लंजा कभी-कभी उससे पूछता था कि तुम तुम्हारे परिवार से मिलना चाहते हो या नहीं? और वो कभी-कभी विंग से पूछता था कि तुम्हारे परिवार कौन है? अगर वो लोग यहाँ पे है तो बताओ, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। जहाँ पे विंग डायरेक्ट इस चीज़ को अवॉइड करके जाता था और वांग जी को कुछ समझ तो नहीं आता था, लेकिन वो ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता था, क्योंकि वांग जी विंग को टाइम देना चाहता था। विंग जब मन चाहे तब वो अपनी फैमिली से मिल सकता है। लेकिन कभी-कभी उसका मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर विंग ऐसे अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलना चाहता है? उसके माइंड में आता तो ज़रूर था, लेकिन वो कभी भी विंग को पूछा नहीं करता था, क्योंकि जब भी वो अपने परिवार यानी कि उसके परिवार के बारे में बोलता था, वांग जी देख पाता था कि विंग का जो फेस है वो एकदम पीला पड़ा हुआ होता है, एकदम मुरझाई होती है और वांग जी को ये फेस बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसीलिए वो ज़्यादा फोर्स विंग को नहीं करता था। विंग अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट इसलिए ही नहीं कर पाता है क्योंकि उसे जब भी अपने परिवार के बारे में याद आता है, वही एक्सीडेंट, वही सब कुछ उसके माइंड में घूमने लगता है और अभी उसका जो सिचुएशन है वो अभी नहीं मिलना चाहता है। इसका 2 रीज़न था। एक तो वो एक्सीडेंट वाला सीन उसके माइंड में बार-बार घूमता है और दूसरा अभी वो प्रेग्नेंट है। वो इस तरह अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता है। हाँ, उसे शर्म नहीं आ रहा है, लेकिन उसे ऑकवर्ड लग रहा है, उसे अजीब लग रहा है। वो एक मेल है, वो प्रेग्नेंट हो गया है। ये उसके परिवार को जब पता चलेगा, क्योंकि उसके परिवार का रिएक्शन क्या होगा, और इसीलिए वो अभी टाइम लेना चाहता है और पहले वो बेबी को बर्थ देना चाहता है, उसके बाद जाके वो शायद अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट करे। इसीलिए वो अपनी फैमिली की बात जब सुनता है वो अवॉइड करके चलता है। उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा आगे जाके। बस अपने मन में यही सोच के रखा था कि जब उसका बेबी हो जाएगा उसके बाद शायद वो अपने परिवार से मिले। और उसकी माँ के साथ कभी-कभी मैसेज पर उसके बात होता था, लेकिन वो कभी भी कॉल पे किसी के साथ नहीं बात किया है। पहले से ही पिछले 5 साल तक तो वो अपनी फैमिली से दूर था और उसके फैमिली की किसी का भी कॉल वो नहीं उठाता था। बस मैसेज कर देता था छोटा-मोटा, जब भी उसके माँ या फिर उसके फादर या फिर उसके भाई या बहन कोई भी अगर उसे मैसेज करे तो बस वो रिप्लाई देता था, छोटा-सा बात कहता था और उसके बाद वो बाहर निकल जाता था। असल में उसका एक फ़ोबिया था। वो जब भी उस एक्सीडेंट को याद करता था तो उसे पैनिक अटैक आ जाता था और डॉक्टर ने कहा भी था कि उसे पैनिक अटैक ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वरना वो मेंटली
अनस्टेबल हो सकता था। एंड ऑफ कोर्स वो 5 साल तक कम नहीं झेला है, वो अनस्टेबल ही था, खुद को आइसोलेट करके रखता था, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करता था, जिसकी वजह से वो वीक पड़ता जाता था। एंड उस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा वीक है, एंड इस वजह से वो थोड़ा-सा टाइम अपने लिए चाहता है, अपने बेबी और अपनी लंजा के साथ। हाँ, ऐसा नहीं कि उसके परिवार का उसे याद नहीं आता है, आता ज़रूर है, बस वो अपने आप को रोक लेता है, पता नहीं क्यों, बस रोक लेता है। बस अब ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। विंग जो अब वांगजी को अपने बहुत क्लोज चाहता था, यानी कि इंटीमेट होना, लेकिन विंग को वांगजी मना करता था, क्योंकि अभी वो जो सिचुएशन पे है वो लोग वो सब नहीं कर सकते हैं। वांगजी को ये पता है, इसीलिए वांगजी विंग को मनाता था कि नहीं, वो लोग ये नहीं कर सकते हैं। वांगजी सिर्फ विंग को मास्टरबेट करने में हेल्प करता था, लेकिन वो खुद विंग के साथ इंटीमेट नहीं होता था। अभी वांगजी को पता है कि विंग का क्रिटिकल कंडीशन है, अभी विंग के साथ ये सब करना बेबी के लिए और विंग के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए वांगजी खुद को कंट्रोल करके रखता था, क्योंकि वांगजी भी खुद से ये सब कुछ मतलब करना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को रोक रहा था। विंग के लिए, बेबी के लिए बस अपने आप को शांत करता था, वो खुद को भी मास्टरबेट करता था। वांगजी विंग को लाइक फिर से अपने करीब, बहुत करीब चाहता था, उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो अब ये नहीं कर सकता है। वांगजी अपने आप को शांत करता था, खुद को ये समझाकर कि बस विंग का प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो वांगजी विंग को नहीं छोड़ेगा। वो पूरे 1 हफ्ते तक विंग को बेड से उठने नहीं देगा, बस यही समझाकर वो अपने आप को शांत करता था। और दूसरी तरफ विंग वांगजी को सीड्यूस करता था, लिटरली उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा क्रेविंग होता था। लेकिन वांगजी अपने आप को कंट्रोल करता था, लिटरली कभी कभी विंग हद कर देता था और वांगजी कभी कभी अपना कंट्रोल खोने लग जाता था, लेकिन वो अपने आप को जैसे तैसे संभालता था। इस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता था। विंग कभी कभी वांगजी को उसके ही घर से निकाल देता था, लिटरली उसके ही रूम से, उसके ही रूम से निकाल देता था और बोलता था कि तुम बाहर जाके सो, तुम्हें मेरे साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मैं अगली हो गया हूँ ना, इसीलिए तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो जाओ यहाँ से। जहाँ पे वांगजी विंग को समझाने की कोशिश करता था कि विंग अभी तुम्हारा वो कंडीशन नहीं है, अभी वो तुम्हारा वो कंडीशन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ, लेकिन ये सब वो विंग जैसे सुनना नहीं चाहता था। विंग उसके ही मुंह के सामने दरवाज़ा लगा देता था और वांगजी बेचारा अपने ही रूम से निकला हुआ दूसरे कमरे पर जाके सो जाता था। जब वो मॉर्निंग पर उठा था तब वो देखता था कि विंग उसके साथ सोया हुआ है और विंग ने वांगजी को बहुत कस के हक करके सोया है। विंग को ऐसे देखकर वांगजी हंस देता था, लिटरली ये बच्चों की तरह हरकत करता था। विंग को कभी भी वांगजी के बिना नींद नहीं आता था, इसीलिए वो रात को ही हमेशा वांगजी के साथ ही सोता था। अब वांगजी जिस कमरे पर ही हो वो उस कमरे पर जाता है, विंग वांगजी को हक करके टाइटली वहाँ पर ही सो जाता है। और वांगजी को ये पता है, इसीलिए वो हमेशा रूम का दरवाज़ा खोल के रखता था ताकि विंग आसानी से उसके पास आ सके। विंग को इतनी प्यारी तरीके से सोते हुए देखकर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता था। बस वो विंग के लिप्स पर किस करता था, उसके बाद वो वहाँ से उठकर रेडी होकर विंग के फॉरहेड पर दोबारा किस करके निकल जाता था। वो एक छोटा सा लेटर लिख के जाता था हमेशा विंग के लिए। एंड जब विंग मॉर्निंग पर उठता था और उस लेटर को देखकर वो खुश हुआ करता था। वांगजी एक दिन जब वो ऑफिस पर था तभी उसके ऑफिस रूम पर एक इंसान आया था। वांगजी उस इंसान को पहचान गया था, ये वही है जिसको उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा था, जहाँ पे वो नाम चार्ली है। चार्ली एक इन्वेस्टिगेटर है। वांगजी ने इस चार्ली को हायर किया था अपने मदर और फादर के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फाइनली वो एक फाइल लेकर वांगजी के पास आया था। चार्ली को देखकर वांगजी जो थोड़ा सा तो हैरान हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों से चार्ली वांगजी से कांटेक्ट नहीं कर रहा था एंड वांगजी से थोड़ा सा तो परेशान हुआ था, लेकिन अभी वो विंग की तरफ फोकस कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ पे चार्ली उस फाइल को वांगजी की तरफ करते हुए कहता है, सर मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, फाइनली मुझे कुछ चीज़ें मिला है, कुछ एविडेंस जो आपको दिखाने के लिए आया हूँ। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी उस फाइल को लेता है और वो उस फाइल को रीड करने लगता है। धीरे धीरे उसकी फेशियल एक्सप्रेशन डार्क होती जा रही थी। वो ये देख कर पूरा हैरान था और वो चार्ली की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या तुम श्योर हो यहाँ पे जो लिखा है? जहाँ पे चार्ली कहता है, मैं 100% श्योर हूँ सर। इसमें साफ साफ लिखा है कि उस कार में कुछ पहले से गड़बड़ी किया गया था, यानी कि जानबूझकर। तो ये एक्सीडेंट नहीं, यानी कि एक्सीडेंट करवाया गया है। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी कहता है, पर किसने? जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेटर कहता है, उसे लेकर ही मैं इतने दिन से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मुझे जितना पता चला है वहाँ पे एक और कार का एक्सीडेंट हुआ था। जहाँ पे वांगजी कहता है, कार? और किसका? जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेटर कहता है, कुछ लोग थे उस कार में जिसके कार के साथ आपके मदर और फादर की कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बारे में मुझे नहीं पता चला है, क्योंकि जिनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था वो जैसे गायब भी हो चुके हैं। एक तरफ कह सकते हो कि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिला ही नहीं है और उसी को लेकर मैं अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी जो थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो कहता है, मुझे उस कार का पूरा डिटेल्स चाहिए, मुझे उसमें जितने भी लोग थे उस कार में उन सब की डिटेल्स मुझे चाहिए। चार्ली तुम्हें ये सब कुछ मुझे बहुत जल्द मेरे हाथों में देना होगा। जहाँ पे चार्ली प्राउडली कहता है, ओके बॉस, हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब बात पता चली है कि उस दूसरी कार का एक भी इंसान का इन्फॉर्मेशन उस एक्सीडेंट लिस्ट में नहीं है एंड ये बहुत ज़्यादा अजीब था। जहाँ पे वांगजी कहता है, ठीक है अब तुम इसे इन्वेस्टिगेट करो और बहुत जल्द मुझे ये सब कुछ मेरे हाथों में देना। मुझे जानना है कि उस कार में कौन है, कौन था और कौन कौन लोग थे। जहाँ पे ये सुनकर जो चार्ली नोट करता है और वो यहाँ से चला जाता है। वांगजी जो इस फाइल को घूरे जा रहा था और उसके माइंड में दोबारा उसके अंकल की कही हुई बातें याद आ रहा था। दूसरी कार, अब यहाँ पे भी एक दूसरा कार था, यानी कि क्या अंकल सही कह रहे? क्या उस कार में विंग था? क्या विंग? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, क्या सोच रहा हूँ? जहाँ पे ये कहकर वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर एक कॉल आया था। जहाँ पे वांगजी जो उस कॉल को देखता है वो विंग का कॉल था, विंग ने कॉल किया था। वांगजी उस कॉल को कुछ देर घूरता है, उसके बाद वो उस कॉल को उठा लेता है। जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से विंग कहता है, लंजा
लंजा तुम कहाँ हो? जहाँ पे वांग जी जो थोड़ा सा लो वॉइस में कहता है, क्या हुआ विंग? मैं अभी ऑफिस पर हूँ। जहाँ पे वांग जी का इतना लो वॉइस देकर विंग जो शांत हो गया और वो वांग जी की तरफ मतलब वांग जी से कहता है, लंजा क्या हुआ है? तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता है, मैं नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है इसलिए। जहाँ पे विंग कहता है, देखा मैंने कहा था तुम्हें कि तुम इतना ज़्यादा वर्कलोड मत लो और प्लीज़ तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हें बिना अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ पे वांग जी छोटा सा स्माइल करते हैं और वो कहता है, विंग मैं आ जाऊँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं आ जाऊँगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो मेरे लिए। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो कहता है, ठीक है लेकिन जल्दी आना। जहाँ पे वांग जी नोट करता है और वो फ़ोन को रख देता है। उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं कि वो विंग को बिलीव नहीं करता है या फिर विंग को गलत समझ रहा है, बस उसे पता नहीं थोड़ा सा मन में सफोकेशन फील हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन, और उसके माइंड से ये ना जाने की वजह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यानी कि उसके माइंड में जो चल रहा था ये सब कुछ वो हटा नहीं पा रहा था इस वजह से। जहाँ पे वो ऑफिस पर कुछ फाइल्स को कंप्लीट करता है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। शाम के वक्त वो सीधा घर पहुँचता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था और अपनी टमी को सहला रहा था। जहाँ पे वो मतलब लिविंग रूम पर बैठा हुआ था विंग, और वो टीवी देख रहा था अपने स्टमक को सहलाते हुए। जहाँ पे वांग जी घर आता है और वो विंग को देखता है। विंग जो बहुत ही प्यारी लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, वो ग्लो भी कर रहा था और वो बेली के साथ, इतना बड़ा बेली के साथ तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वांग जी उसे दूर से ही देखे जा रहा था। विंग दिखने में कितना इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, इतना प्यारा है। तो वो कभी ये सब कर सकता है या फिर वो गलत सोच रहा है? ये तो वो क्या सोच रहा है? नहीं, ये सब उसे सोचना नहीं चाहिए। बस वो ये कहकर अंदर आ जाता है। जहाँ पे वांग जी को आते हुए विंग नोटिस कर लिया था। विंग जो सोफे से उठ जाता है और वो धीरे धीरे अपनी बिल को पकड़कर वांग जी की तरफ आते हुए कहते हैं, लंजा तुम आगे। जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है और वो अपना जो फाइल्स था, कुछ फाइल्स को टेबल पर रखता है और वो विंग के पास चला जाता है। विंग को टाइटली हक कर लेता है। जहाँ पे वांग जी को इतना फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था कि वो विंग को वो फेस नहीं दिखा सकता था, क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग उसका चेहरा देखकर समझ जाएगा कि वो कुछ तो सोच रहा है, और वांग जी ये नहीं चाहता, इसलिए वांग जी तुरंत ही विंग को हक कर लिया था। विंग के नेक पर अपना फेस को छुपा लिया था। जहाँ पे इस एक्शन पर विंग एक छोटा सा बॉन्ड कर लिया था, क्योंकि उसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अराउजल हमेशा फील होता था, और इस चीज़ से विंग को थोड़ा सा अजीब लगा। आई मीन बुरा नहीं, बट वो होता है ना थोड़ा सा गुदगुदी टाइप, तो उसे वही हुआ था। जहाँ पे वांग जी विंग से अभी भी अलग नहीं हुआ था। वांग जी को ऐसे हरकत करते हुए देखकर विंग वांग जी के स्पीड को सहलाते हुए कहता है, लंजा क्या हुआ है? जहाँ पे लंजा कुछ नहीं कहता, वो वांग जी विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लिया था। वांग जी विंग को गोद में उठा लिया था और उसे लेकर रूम के अंदर चला जाता है। जहाँ पे विंग को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी विंग को बहुत ही स्लोली वांग जी विंग को बेड पर लिटा दिया था और वो विंग के ऊपर आ गया था। विंग जो वांग जी को देखे जा रहा था, वांग जी जो अपना जो कोट था उसे उतार दिया था और अपना जो टाई था उसे भी उतार दिया था और विंग के ऊपर आ गया था और वो विंग के नेक पर किसेस करने लग गया था। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो लंजा को फील कर रहा था, लंजा की टचेस को फील कर रहा था। ऑफकोर्स वो अभी जिस टाइम पर जिस सिचुएशन पर है उसे सेक्सुअली नीड है वांग जी का। वो हमेशा वांग जी को प्रोवोक किया करता था, लेकिन विंग हार मान जाता था क्योंकि वांग जी उसके साथ कुछ करता नहीं था। लेकिन अभी वांग जी उसे टच कर रहा था, उसे किस कर रहा था, ये उसे अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो आंखें बंद करके वांग जी को फील कर रहा था। वांग जी विंग के नेक पर किस कर रहा था, विंग के नेक से विंग के चेस्ट पर भी आ गया था और वो विंग के चेस्ट पर भी किस करता है। वो वांग जी विंग का जो बेली था उसे टच करता है, उसे किस भी करता है और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया था। विंग के लिप्स को बहुत ही पैशनेटली किस करा था। विंग भी अपने दोनों हाथ को वांग जी के नेक पर डाल दिया था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वांग जी पूरी तरीके से विंग के ऊपर नहीं था, क्योंकि विंग अभी प्रेग्नेंट था, तो उसका जो बेली था वो बहुत बड़ा था एंड वो विंग के बेली पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकता था। वांग जी जो विंग को उठाता है और वो उसे अपनी गोद पर बिठाता है और इस बार वो लोग बैठ कर किस कर रहे थे। विंग वांग जी के ऊपर था, वांग जी के गोद पर बैठा हुआ था। वांग जी ने विंग को बहुत ही सिक्योरली पकड़ा हुआ था और वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। विंग भी इस किस को बहुत ही पैशनेटली रिस्पॉन्स भी कर रहा था। वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं, उसके बाद वो दोनों अलग होते हैं। विंग जो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा। जहाँ पे लंजा कुछ नहीं कहता, वो दोबारा विंग के नेक पर अटैक कर लिया था और वो विंग के नेक पर किस करने लगा था। विंग ने अपने सिर को पीछे 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 कर लिया था और वांग जी को और भी स्पेस दे रहा था विंग के नेक पर किस करने के लिए। जहाँ पे विंग जो अपने मुंह से मौन निकाल रहा था और वांग जी बहुत ही प्यारी तरीके से विंग के नेक पर किस कर रहा था। वो बहुत ही छोटे छोटे बाइट्स कर रहा था, विंग को ज़्यादा पेन ना हो इसलिए। जहाँ पे विंग इस चीज़ को फील कर सकता था। विंग अपने हाथ को वांग जी के जो हेड था वहाँ पे लेके जाता है और उसके जो बालों को खींचने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग धीरे धीरे टर्न ऑन होने लगा था। वो अभी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वांग जी जो विंग के नेक पर किस कर ही रुक गया था और वो विंग को देखे जा रहा था। विंग जो वांग जी को देख रहा था वो बहुत ही शाइली, जहाँ पे वो शाइली अपने हेड को नीचे कर लिया था, जहाँ पे वो ब्लश कर रहा था। वांग जी जो विंग के चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है, अपने पास लाता है, उसके लिप्स और एक छोटा सा किस करता है और वो कहता है, विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारे बेबी को भी। जहाँ पे ये कहकर वो विंग के पहली पर किस करता है और जहाँ पे वो विंग के लिप्स पर भी किस करता है। विंग भी प्यारा सा बिग स्माइल करता है, उसके जो मोल था वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के मोल को टच करता है और वो कहता है, ये तुम्हें सूट करता है विंग। जहाँ पे विंग स्माइल करता है और वो वांग जी को हक कर लिया था और वांग जी भी विंग को हक करता है और वो विंग के बेली को सहला रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग को हमेशा ही अच्छा लगता है जब वांग जी विंग के बेली को ऐसे टच करता है, ऐसे सहलाता है। जहाँ पे वो विंग वांग जी के बाहों पर ही सो गया था, विंग को वांग जी लिटा देता है। उसके चेहरे पर साफ डर देखा जा सकता था, जहाँ पे वो डर रहा था। किस चीज़ से डर रहा था?
वो यही नहीं जानता है, बस वो डर रहा था। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत गए थे जहाँ पे विंग अब 9th मंथ पर आ गया था। अब विंग की डिलीवरी डेट भी सामने आ रहा था, जहाँ पे विंग जो अब टोटली बेड रेस्ट पर था। वांग जी विंग को बेड से उतारने ही नहीं देता था। वांग जी विंग को हमेशा कहता था कि तुम्हें बेड पर ही रहना है। और जो डॉक्टर शाओ शिनचैन थे, शाओ शिनचैन हमेशा विंग के साथ रहा करते थे और विंग को हमेशा हर चीज़ प्रोवाइड किया करते थे। एंड वांग जी अपने काम भी करता था। वांग जी अब घर पर ही काम कर रहा था। एक दिन जब वो घर पे काम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वांग जी जो उस कॉल को देखकर समझ गया था और वो उस कॉल को उठाता है। कुछ देर उस इंसान के साथ बात करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो टीवी देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है और विंग के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, विंग तुम यहाँ पे रहो, मैं छोटा सा काम करके अभी आ जाऊँगा। जहाँ पे विंग कहता है, लंजा तुम कहाँ जाओगे? जहाँ पे लंजा कहता है, थोड़ा सा ऑफिस का काम है, मैं उसे कंप्लीट करके आ जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो कहता है जल्दी आना। जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है, वो कहता है हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, रुको, ठीक है। और हाँ, तुम यहाँ से नीचे मत उतारना, अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो शाओ शिनचैन है उनसे कहना और मीट से कहना, तुम खुद नहीं जाओगे, ठीक है। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग नोट करता है और वो कहता है ठीक है अब जाओ और हाँ जल्दी आना। वांग जी हाँ कहता है और वो वहाँ से तुरंत निकल गया था। वो कार पे बैठता है और वो डायरेक्ट एक रेस्टोरेंट पे आता है। रेस्टोरेंट पर वही डिटेक्टिव बैठा हुआ था वांग जी के लिए। वांग जी जो उस रेस्टोरेंट पर आता है, ये एक प्राइवेट रेस्टोरेंट था जहाँ पे वो डिटेक्टिव प्राइवेट रूम पर बैठा हुआ था। वांग जी वहाँ पे जाता है और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, आई एम सॉरी डिटेक्टिव बोल दिया था, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से कहता है तुमने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया। जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेटर कहता है, बॉस मैंने जिसके लिए आपको बुलाया है, अगर आप ये जानेंगे तो आप खुद शॉक हो जाएंगे। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी वो कहता है क्या जाना है तुम्हें। जहाँ पे वो कुछ प्रूफ वांग जी के सामने रखता है और साथ ही साथ एक और फाइल वांग जी के हाथों में देता है और वो कहता है सर आप इसे देख लेना और बाकी सब आप समझ जाओगे। जहाँ पे वांग जी नोट करता है और वो उस चीज़ को पहले वो फाइल पढ़ता है। वो फाइल को देखने के बाद वो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो एकदम बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग हो गया था। जहाँ पे वो कुछ प्रूफ्स लाइक वहाँ पे एक पेन ड्राइव था, पेन ड्राइव देखकर वो इन्वेस्टिगेटर से कहता है इसमें क्या है। जहाँ पे वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कहता है इसमें एक क्लिप है जो आपको शायद हेल्प कर सकता है बाकी चीज़ें समझने में। जहाँ पे वांग जी नोट करता है और वो इस चीज़ को देख रहा था। जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अपने बैग से एक लैपटॉप निकालता है और वो कहते हैं आप इसे यहाँ पे लगा कर देख सकते हैं। जहाँ पे वांग जी तुरंत ही उस पेन ड्राइव को लगाता है और वो वहाँ पे कुछ फुटेज देखने लगता है। उस फुटेज को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि ये, जहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी थी, वो उस फ़ोटोज़ को भी देखता है और उसके बाद वो उस इन्वेस्टिगेटर की तरफ देखता है और वो कहता है तुम्हें ये सब कहाँ। जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कहता है ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन उतना भी नहीं, मुझे इसे ढूंढने में बहुत वक्त लग गया एंड फाइनली मुझे मिल गया है एंड सारा सच आपके सामने है। जहाँ पे वांग जी एकदम खामोश था। वांग जी उस चीज़ों को सामने देखकर वो सोच रहा था ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, ये क्या नहीं। जहाँ पे बस अपने माइंड से ही वो लड़ रहा था। जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कहता है मेरा काम खत्म हुआ, अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा एंड कौन इसके पीछे है ये भी आपको समझ आ गया होगा। जहाँ पे वांग जी नोट करता है, जहाँ पे वो प्राइवेट डिटेक्टिव वहाँ से उठते हुए कहता है तो अब मेरा काम खत्म, मेरा अमाउंट। जहाँ पे वांग जी नोट करता है और वो कुछ कैश उस डिटेक्टिव के हाथों में देता है और वो कहता है ये लो। जहाँ पे वो डिटेक्टिव वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी इस शॉकिंग न्यूज़ का क्या करे, बस वो यही सोचे जा रहा था। उसका माइंड जैसे ब्लॉक हो रहा था और वो वहीं पे बैठा हुआ था। जहाँ पे कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वांग जी जो पहले उस कॉल को नहीं उठाया था, दूसरी बार जब वो कॉल आया उसके बाद वांग जी उस कॉल को उठा लिया था। वो शाओ शिनचैन का कॉल था। शाओ शिनचैन जो फ़ोन पर चिल्लाकर कहता है मिस्टर लैन। जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है मिस्टर लैन आप जल्दी वापस आइए घर। जहाँ पे विंग को लीवर पेन शुरू हो गया है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी तुरंत ही खड़ा हो गया था और वो कहता है क्या। जहाँ पे शाओ शिनचैन चिल्लाकर कहता है हाँ, और वो दर्द में करहा रहा है, हमें अभी का अभी उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा।
बेबी के फॉरहेड पर किस करता है और वो बेबी को देखने लगता है। वो बेबी स्माइल कर रहा था। धीरे धीरे उस बेबी को नींद आने लग गया था और वो वांग जी के बाहों पर ही सो गया था। वांग जी वहीं पर एक पालना था, वहीं पर उस बेबी को रख दिया था और वो विंग के पास आ गया था, विंग के हाथ को पकड़ लिया था और वो वही सब चीज़ें के बारे में याद कर रहा था। विंग के फॉरहेड पर एक छोटा सा किस करता है और वो कहता है, विंग जो भी हो जाए मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जो हुआ वो पास था। मैं पास को कभी भी हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पर इफेक्ट होने नहीं दूंगा विंग, कभी नहीं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमारी बेबी को भी प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों को लेकर खुश रहना चाहता हूँ और जो भी हुआ मैं उसकी वजह से कभी भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा, कभी नहीं। और मैं कभी ये सच तुम्हें पता करने नहीं दूंगा। ये राज रहेगा, ये राज रहेगा। मैं ये सब कुछ तुम्हें पता नहीं चलने दे सकता। जहाँ पे ये कहकर वो विंग के चेस्ट पर अपना जो हेड था उसे रख दिया था। उसे डर लग रहा था अगर विंग को ये सब कुछ पता चल जाएगा तो विंग इससे टूट जाएगा। विंग पता नहीं वो क्या करेगा। बस वांग जी नहीं चाहता कि विंग को ये सब कुछ पता चले। बस वो विंग को लेकर खुश रहना चाहता है। वो पास्ट को भूलकर प्रेजेंट को अपनाना चाहता है और फ्यूचर को भी। वो ये सच बाहर नहीं आने दे सकता। वांग जी विंग को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। बस यही सोचकर वो विंग के चेस्ट पर अपना सिर रख लिया था। जहाँ पे कुछ देर बाद विंग अपनी आंखें खोलता है। विंग वांग जी को देखता है जो विंग के चेस्ट पर ही अपना सिर रखा हुआ था। विंग वांग जी के हेड पर अपना हाथ रखता है। जहाँ पे वांग जी ये फील कर ही तुरंत विंग से थोड़ा सा अलग होता है और वो विंग को देखने लगता है। जहाँ पे विंग जो अपनी आई से वांग जी को देखता है और वो कहता है, रंजा रंजा बेबी। जहाँ पे वांग जी कहता है, बेबी है, हमारा बेबी बॉय है, रुको तुम बेबी देखना चाहते हो। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग नोट करता है। वांग जी उस बेबी को उस पालने से लेकर विंग के पास आता है और वो विंग को दिखाते हुए कहता है, देखो हमारा बेबी बॉय है। जहाँ पे विंग अपने बेटे को देख रहा था, एक स्वीट सा एक क्यूट सा बेबी जहाँ पे वो सो रहा था। विंग अपने बेबी को गोद में लेता है और वो अपने बेटे का चेहरा देखता है, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो अपने बेटे के फॉरहेड पर किस करता है और वो कहता है, रंजा ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। जहाँ पे रंजा स्माइल करता है और वो कहता है, और उसकी स्माइल बिल्कुल तुम्हारी तरह है विंग। जहाँ पे विंग स्माइल करता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पूरे 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अब घर आ गया था। घर आने के बाद वो बेबी को संभाल रहा था। बेबी जो अभी रो रहा था, बहुत ज़ोर से रो रहा था। जहाँ पे लंजा अभी काम पे गया था। हाँ, वो 1 हफ्ता विंग के साथ ही था लेकिन अभी उसे काम पर जाना था। 2 हफ्ते हो गए हैं। जहाँ पे विंग अपने बेबी को संभाल रहा था, उसे मिल्क पिला रहा था लेकिन वो बेबी रोना बंद ही नहीं कर रहा था। वांग जी जो घर पे नहीं था और विंग एग्जॉस्टेड था, वो लिटरली पागल हो रहा था। आखिर क्या हुआ है बेबी को, इतना क्यों रो रहा था वो। जहाँ पे कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद फाइनली जाके बेबी शांत हुआ था। बेबी को फीड करवाने के बाद, बेबी को प्रॉपरली डायपर्स पहनाने के बाद विंग बेबी को पालने पर लिटा दिया था। विंग के लिए एक नैनी हायर किया गया था जहाँ पे नैनी कभी कभी बेबी का ध्यान रखता था जब विंग थक जाता था। विंग अभी थक गया था इसीलिए वो अपने कमरे पर चला गया था। बेबी के लिए एक अलग सा कमरा वांग जी ने बनाया था जो बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीज़ों से सजाया हुआ था। विंग ये देखकर हैरान हो गया था लेकिन विंग खुश भी था अपने बेबी के लिए इतना बड़ा और इतना सुंदर सा घर देखकर। जहाँ पे बेबी को वहाँ पे सुलाकर विंग जो अपने रूम पर, अपने और लंजा के रूम पर आ गया था। वहाँ पे आने के बाद वो बेड पर बैठ गया था और वो सोने ही वाला था। तभी उसे याद आता है कि उसे नहाना होगा क्योंकि बेबी ने उसका जो कपड़ा था उसे ख़राब कर दिया था। तो इसीलिए विंग वो वार्डरोब के पास जाता है, वहाँ पे कुछ कपड़े निकालने लगा था। तभी उसका नज़र एक साइड कॉर्नर पर गया था जहाँ पे कुछ था। विंग को पहले कुछ समझ नहीं आया। विंग वहाँ पे हाथ देता है तो वहाँ से एक रेड फाइल निकला था। वो रेड फाइल को देखकर विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग जो उस फाइल को खोल कर देखने ही वाला था तभी वो देखता है उस फाइल से कुछ चीज़ें नीचे गिर गया था। वहाँ से कुछ फोटोज़ नीचे गिर गया था। विंग वो उस फोटोज़ को उठाता है और वो उसे एक एक करके देखने लगता है। विंग ये देखकर हैरान हो गया था कि ये तो वो खुद है और इसके साथ ये उसकी मदर और फादर है। ये चीज़ यहाँ कैसे। जहाँ पे ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो रहा था। वहाँ पे उसे एक पेन ड्राइव भी मिल गया था जहाँ पे उस पेन ड्राइव को देखकर विंग कुछ समझ नहीं पाया। पहले वो उस फाइल को खोलता है और वो उस फाइल को देखने लगता है। ये सब कुछ पढ़कर वहाँ विंग इतना ज़्यादा हैरान हो रहा था। ये क्या था। जहाँ पे उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। वो उस पेन ड्राइव को लेता है, वहाँ पे एक लैपटॉप था, उस लैपटॉप को ओपन कर उस पेन ड्राइव को चालू करता है और वो चीज़ देखने लगता है। एंड ये सब कुछ देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो अपने कानों पर हाथ रख लिया था और वो कह रही, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। माँ बाबा ये। जहाँ पे वो ये सब कह रहा था उसके बाद वो अपने आप को शांत करता है, अपने आंखों के आंसू को पोंछता है। उसके बाद वो उस पेन ड्राइव और उस फाइल को साइड में रखता है और वो पहले अपने कपड़े चेंज करता है और वो उस फाइल्स और उस चीज़ों को लेकर उस रूम से बाहर आता है और वो पहले अपने बेटे के रूम पर जाता है। अपने बेटे को देखता है जहाँ पे नैनी बेबी का ख्याल रखता था। विंग नैनी से कहता है मेरे बेटे का ख्याल रखना, और ये कहकर वो वहाँ से निकल गया था। वहाँ से उस मेंशन से निकल कर वो वांग जी का ही दूसरा कार ले लिया था और वो उसे ड्राइव कर वहाँ से जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो डायरेक्ट एक मेंशन के पास आकर खड़ा हो गया था। ये उसका घर था, उसका घर जिससे वो पूरे 6 साल तक नहीं आया था। 6 साल बाद वो इस जगह पे आ रहा था। ये जगह उसके लिए फैमिलियर तो है लेकिन अभी उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। ये सच जानने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इस जगह पे आया है, 6 साल हो गए हैं। हाँ, अब वो अपनी माँ और बाबा के सामने आएगा। इतने सालों बाद वो कार से उतरता है और वही चीज़ों को लेता है, फाइल, पेन ड्राइव्स, कुछ फ़ोटोज़, और ये लेकर वो उस मेंशन की ओर जा रहा था। ये मेंशन उतना बड़ा नहीं था वांग जी की तरह, लेकिन ये बड़ा था। विंग उस मेंशन के दरवाजे के पास आया था और वो वहाँ पे आकर कॉलिंग बेल को बजाता है।
कुछ देर तक वो वहीं पे खड़ा रहता है। उसके बाद वहाँ पे एक मेड आके दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पे वो मेड विंग से कहता है, जी आप कौन? जहाँ पे विंग कहता है, घर पर यू जियान और जियांग फेंगमियान है। जहाँ पे ये सुनकर वो मेड कहता है, हाँ। जहाँ पे वो मेड विंग को अंदर बुलाती है। विंग अंदर आता है। आने के बाद वो उस मेंशन को देखने लगा था। ये मेंशन वो पूरे 6 साल बाद इस मेंशन पर आया है, इस मेंशन पर कदम रखा है, जहाँ पे एक इंसान चिल्लाकर कहता है विंग। जहाँ पे विंग सामने देखता है, वहाँ पे जंग चेंग था। जंग चेंग दौड़ कर आता है और वो विंग को हक कर लेता है और वो कहता है, विंग विंग तुम इतने सालों बाद तुम कब अमेरिका से लौटे हो और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, इतने मैसेजेस किए, तुमने कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। जहाँ पे विंग चेंग चेंग को हक नहीं किया था। जहाँ पे चेंग अलग होता है और वो विंग को कहता है, विंग क्या हुआ, तुम इतना शांत क्यों हो। जहाँ पे विंग कहता है, माँ कहाँ है। जहाँ पे जंग चेंग कहता है, माँ अंदर है, रुको मैं अभी बुला के लाता हूँ, मैं शीजे को भी बुलाता हूँ। जहाँ पे विंग कुछ नहीं कह रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पे शीजे भी आ गई थी। शीजे विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन विंग के चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं था, गुस्सा था। ये देखकर जंग चेंग और यान ली हैरान हो गई थी। जहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ पे जियांग फेंगमियान और मैडम यू आती है। मैडम यू विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो दौड़ कर विंग के पास जाता है और विंग को टाइटली हक करते हुए कहता है, बेटा तुम आगे कितने साल हो गए हैं, तुम किसी का कॉल नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते थे। हाँ विंग, तुम्हें याद नहीं आता है हमारा, तुम्हें तुम्हारी माँ का याद नहीं आता है, तुम्हें तुम्हारे बाबा का याद नहीं आता है, क्यों तुम इतने साल तक हमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे ठीक से, क्या हुआ है विंग तुम मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो। विंग मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास आ गए हो, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। जहाँ पे विंग सब देख रहा था, कुछ नहीं कह रहा था, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। ये देखकर यू जियान थोड़ा हैरान हो गई थी और वो अपने बेटे को देख रही थी। विंग जो एक स्माइल करता है, लेकिन उसमें भी बहुत पेन था, बहुत पेन, ये साफ सब लोग देख सकते थे। जहाँ पे जंग फेंगमियान भी अपने बेटे के पास जाते हैं और उसे हक करते हैं और वो कहता है, क्या हुआ विंग, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे, इतने सालों बाद तुम यहाँ आए हो, तुम्हारे खुद के घर पे आए हो, लेकिन तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, और इतने साल तक हमारे बिना कैसे रहे हो तुम। जहाँ पे विंग अपने बाबा को देखता है और वो कहता है, फादर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर वो सब लोग कंफ्यूज हो गए थे। जहाँ पे यू जियान कहते हैं, विंग क्या क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें, तुम क्या बात कर रहे हो। जहाँ पे विंग कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है और वो कहता है, ये कौन है आपको तो पता ही होगा ना। जहाँ पे ये देखकर वो लोग कहते हैं, हाँ ऑफकोर्स ये हम लोग हैं, तुम हो वहाँ पे, ये हमारी फैमिली फ़ोटोज़ है। जहाँ पे विंग कहता है, हाँ फैमिली फ़ोटोज़। उसके बाद वो उस फाइल को दिखाता है और वो कहता है, ज़रा आप इस फाइल को पढ़ें। जहाँ पे यू जियान को कुछ समझ नहीं आया और वो कहता है, विंग क्या हुआ है और ये क्या है। विंग कहता है, आप पढ़िए। जहाँ पे ये जियान उस फाइल को लेता है और उसे ठीक से पढ़ने लगता है। ये पढ़कर यू जियान का फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सा टेरिफाइड हो गया था एंड ये विंग ने नोटिस किया था। विंग ने ये देखा, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो चिल्ला कर कहता है, क्यों आपने ऐसा किया, हाँ अब बताएंगे या फिर मैं बताऊँ। जहाँ पे यू जियान और कुछ कह नहीं पा रही थी। यहाँ पे फेंगमियान कंफ्यूज हो रहा था और वो यू को देख रहा था और वो कहता है, यू क्या हुआ, क्या है इस फाइल में। जहाँ पे यू कुछ नहीं कह रही थी, वो अपनी कपकपाती हाथों के साथ उस फाइल को फेंगमियान के हाथ में देता है। फेंगमियान उस फाइल को लेता है और वो उसे पढ़ने लगता है। फेंगमियान के चेहरे का जो रंग था वो उड़ गया था और वो उस फाइल को देख रहा था। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और वो ताली बजाते हुए कहता है, वाह वाह फादर वाह, मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे, आप इतना नीचे गिर सकते हैं। जहाँ पे ये सुनकर फेंगमियान कहता है, विंग तुम्हें ये कहाँ मिला। जहाँ पे यू भी कहता है, विंग तुम्हें ये कहाँ मिला और तुम। जहाँ पे विंग उनकी बातों को काटते हुए कहता है, क्या कहाँ मिला, ये बड़ी बात नहीं है माँ, आप मुझे ये बताइए कि ये सच है, सच में आप लोगों ने इतना नीचे उतर गए हैं कि आप लोग ये करने पर उतर आए हैं। जहाँ पे यू जियान जो कहता है, विंग देखो तुम गलत सोच रहे हो, ये जो 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 तुमने देखा ये सच नहीं है। जहाँ पे विंग चिल्लाकर कहता है, चुप, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया माँ, और कितना झूठ बोलेंगे मुझसे, और कितना झूठ बोलेंगे, अब भी आप सच छुपाएंगे सबसे। जहाँ पे यू जियान चुप हो गई थी। जहाँ पे वो ये पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है, ये देखना चाहते हैं आप लोग। जहाँ पे जो चेंग कहता है, विंग क्या हो गया है तुम्हें, और तुम माँ से इतनी रूड तरीके से क्यों बात कर रहे हो, वो तुम्हारी माँ है और तुम। जहाँ पे चेंग की बात को काटते हुए विंग कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने क्या किया है। जहाँ पे पहली बार ये सुनकर जो चेंग था वो चुप हो गया था। जहाँ पे विंग कहता है, हाँ तुम्हारी माँ ने वो काम किया है जो काम के लिए उसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता था, उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता था। और इनफैक्ट हमारी माँ ने अकेले कुछ नहीं किया है, हमारे फादर ने भी किया है। जहाँ पे जो फेंगमियान कहता है, विंग देखो तुम बेटा, तुम गलत सोच रहे हो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम। जहाँ पे विंग कहता है, कैसा, मैं कैसा समझ रहा हूँ फादर, मैं कैसा समझ रहा हूँ, आप खुद बताइए, हाँ ये सब कुछ गलत है क्या, आपने खुद पढ़ा है ना। जहाँ पे जो चेंग कहता है, मुझे कोई बताएगा कि ये हो क्या रहा है, हुआ क्या है विंग। जहाँ पे विंग जो हंसता है और वो कहता है, ठीक है जानना चाहते हो ना कि हमारे फादर और मदर ने क्या किया है, तो आओ। ये कहकर वो वहाँ पे जो एक मॉनिटर था, ऑफकोर्स जो लिविंग रूम पर एक मॉनिटर था, वहाँ पे वो पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है और वो उसे चलाते हुए कहता है, देखो। जहाँ पे अब सब लोग उस फुटेज को देख रहे थे। अब हम लोग उस फुटेज में देखते हैं जहाँ पे यू जियान और जो फेंगमियान एक पार्टी अटेंड कर रहे थे। उस पार्टी पर बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे। यहाँ पे जो फेंगमियान भी एक बिजनेसमैन था, लेकिन उनका कंपनी उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कंपनी लैंड कंपनी था। लैंड कंपनी और जो वेन कंपनी था वो बड़ा था, और साथ ही साथ जिन कंपनी, यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनीज में लैंड कंपनी, जिन कंपनी, वेन कंपनी आते हैं। और जैंग कंपनी उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा खासा चल रहा था। जहाँ पे लैंड कंपनी ने एक अच्छा प्रोजेक्ट जीत लिया था और वो प्रोजेक्ट फेंगमियान को मिलने वाला था, लेकिन फेंगमियान से
जो प्रोजेक्ट था वो डायरेक्ट लैंड कंपनी ने ले लिया था, यानी कि लैंड कंपनी को मिल गया था। यहाँ पे लैंड चिंगेंजुन और जो मैडम लैंड थी वो दोनों ही इस कंपनी यानी कि लैंड कंपनी को बहुत आगे तक लेके गए थे एंड उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को, इतना बड़ा प्रोजेक्ट को वो लोग हासिल किया था एंड उसी खुशी पर सब लोग पार्टी कर रहे थे। यहाँ पे जो लैंड कंपनी था, लैंड कंपनी के साथ जिन कंपनी का एक अच्छा डील हुआ था और वो डील होने वाला था जियांग कॉर्पोरेशन के साथ, यानी कि जियांग कंपनी के साथ जिन कंपनी का ये प्रोजेक्ट होने वाला था। लेकिन जिन कॉर्पोरेशन अपने माइंड को चेंज कर दिया था और वो अपनी कोलैबोरेशन लैंड कंपनी के साथ कर लिया था। एंड ये जब फेंग मियान को और मैडम यू को पता चला था उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अगर उनके हाथ आता तो वो लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे एंड उनकी कंपनी को वो बहुत और भी बड़ा कर सकते थे। वो धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंच जाते, क्योंकि जिन कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा था और जिन कंपनी के साथ ये कोलैबोरेशन अगर उनका हो जाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता उनको, उनके कंपनी में बहुत ज़्यादा फायदा होता। क्योंकि अभी जो जियांग कॉर्पोरेशन था वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा था, मतलब सबको पता नहीं था कि ये डाउन चल रहा था, लेकिन जियांग फेंगमियान को पता है कि ये उनका बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है एंड वो इसे ठीक करने के लिए जिन कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया था। इससे जो फेंगमियान था, फेंगमियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और साथ ही साथ मैडम यू भी। उस पार्टी में सब लोग हाजिर थे जहाँ पे जिन कॉर्पोरेशन ने लैंड कॉर्पोरेशन के साथ अपना कोलैबोरेशन बनाया था एंड सब लोग खुश थे। यहाँ पे लैंड चिंगेंजुन, मैडम लैंड खुश थे, सब लोग खुश थे सिवाय जियांग फैमिली यानी कि जियांग फेंगमियान और मैडम यू के। वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। यहाँ पे लैंड कंपनी का कोई भी गलती नहीं था। यहाँ पे ये जो ऑफर था, ये ऑफर जिन कंपनी ही ने ही दिया था लैंड कॉर्पोरेशन को। लैंड कॉर्पोरेशन चाहता भी नहीं था कोलैबोरेशन करना, मतलब वो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिन कॉर्पोरेशन उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते थे। एंड जो लैंड कंपनी था, लैंड कंपनी पहले मना किया था, लेकिन जिन कॉर्पोरेशन जब उनको बोला कि हाँ वो करना चाहते हैं तो जो लैंड चिंगेंजुन थे वो मान गए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे जियांग फेंगमियान और जियांग कॉर्पोरेशन, जियांग कंपनी के साथ जिन कॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन करने वाले थे, लेकिन उसे मना कर दिया। अगर उनको पता होता तो शायद वो एक बार लाइक बताते, मतलब जियांग फेंगमियान की तरफ से वो एक बार कहते, बात करते, क्योंकि ये बुरा होता, ये रूड होता। वो कभी नहीं चाहते कि उनके बिजनेस पर कोई दुश्मनी हो किसी के साथ, इसीलिए वो शायद जो जिन कॉर्पोरेशन है, जिन कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ वो बात करते इसके बारे में, लेकिन उनको ये नहीं पता था। दूसरी तरफ ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुआ था, यानी कि जो जियांग फेंगमियान और मैडम यू को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ था। वो लोग पार्टी में आए जरूर थे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लोग घूर घूर कर बस जो लैंड चिंगेंजुन और मैडम लैंड को देख रहे थे। वो लोग खुश थे। ऑफ कोर्स एक बड़ा डील उनको लगा था और सबसे बड़ी बात, ये दो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन साथ होंगे तो और भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सब लोग खुश थे। जहाँ पे ये पार्टी थोड़ी देर के लिए चला था, लाइक रात हो गई थी और सब लोग अपने अपने घर जाने वाले थे। यहाँ पे जो जियांग फेंगमियान था, जियांग फेंगमियान गुस्से में थे। जहाँ पे मैडम यू जब अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर एक साइड कॉर्नर पर आती है, जहाँ पे वो कहते हैं फेंगमियान अपनी गुस्से को शांत करो और एक तरकीब सोचो कि हम लोग कैसे इस डील को हम लोग दोबारा अपने हाथ में ले सकते हैं। जहाँ पे ये सुनकर जो फेंगमियान गुस्से में कहता है हम लोग कैसे लेंगे, ये लोगों ने डील साइन भी कर लिया है, अब कैसे हम लोग इस डील को लेंगे। ये डील हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा काम करता है हमारी कंपनी के लिए, पर ये लैंड कंपनी बीच में आ गया। जहाँ पे फेंगमियान की बातें सुनकर यूँ कहता है कुछ सोचो, हम लोगों को कैसे भी करके ये डील हमारे हाथ में लेना होगा फेंगमियान, और अगर ये हमारे हाथ में नहीं आया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें पता है हमारी कंपनी का हालत क्या है। जहाँ पे फेंगमियान कहता है वही तो, पर मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तुम कुछ सोचो। जहाँ पे मैडम यू कुछ सोचती है, उसके बाद वो कहती है फेंगमियान कैसा होगा अगर वो दोनों ही ना रहे। जहाँ पे ये सुनकर फेंगमियान यू की तरफ देखिए, जहाँ पे यू कहते हाँ कैसा होगा अगर वो दोनों ही इस दुनिया से चले जाए। जहाँ पे फेंगमियान कहता है यू क्या कह रहे हो ये सब। जहाँ पे यू कहता है अरे सोचो फेंगमियान सोचो, देखो अब हमारे लिए ये डील बहुत प्रॉफिट ला सकता है। अगर ये डील हमारे हाथ से जाएगा तो हमारा कंपनी लॉस में चला जाएगा और हम लोग ये नहीं चाहते हैं, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है फेंगमियान। अगर हम इस डील को पाना है तो उन दोनों को हमारे रास्ते से हटाना होगा, वो लैंड चिंगेंजुन और मैडम लैंड को। क्या कहते हो। जहाँ पे फेंगमियान कहते हैं नहीं ये सब क्या कह रहे हो तुम, अगर हम लोग पकड़े गए तो। जहाँ पे फेंगमियान की बात को काटते हुए यूँ कहता है अरे किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोग बहुत सावधानी से ये करेंगे। अगर वो दोनों ही नहीं रहेंगे तो ये डील हमारे हाथ में आ जाएगा फेंगमियान। सोचो अगर ये डील हमारे हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा। हमारे तीनों बच्चे हैं, वो लोग सड़क पर आ जाएंगे हमारे साथ। हम कैसे ये सब करें, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। विंग, चेंग, यानली, उनके बारे में सोचो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर हम लोग अभी कुछ ना करेंगे तो उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर ये डील वो लोग कंप्लीट कर ले तो। जहाँ पे फेंगमियान कुछ देर सोचते हैं, उसके बाद वो कहते हैं पर हम लोग ये क्या करेंगे कैसे। जहाँ पे मतलब मैडम यू कहते हैं बहुत आसानी से, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पे ये सब कुछ वो लोग कर रहे थे, ठीक है, मतलब वो लोग ये सब कुछ बहुत ही सावधानी से करने वाले थे। जहाँ पे जो फेंगमियान था, फेंगमियान यू से पूछा था कि वो क्या करना चाहता है। जहाँ पे यू फेंगमियान को लेकर पार्किंग लॉट पर आ गया था और वो पार्किंग लॉट पर लैंड चिंगेंजुन और जो मैडम लैंड थी, मैडम लैंड की कार के पास आती है और वो कहते हैं ये देख रहे हो ये वही कार है लैंड चिंगेंजुन और मैडम लैंड की। अगर हम लोग इसके ब्रेक को फेल कर दे तो। जहाँ पे फेंगमियान कहता है यू तुम ये करोगी कैसे, और अगर कोई देख लिया तो। जहाँ पे फेंगमियान की बातें सुनकर या जो मैडम यू थी वो कहती है कुछ नहीं होगा, हम लोग चुपचाप ये सब करेंगे। ये कहकर जो फेंगमियान और यू मिलकर लैंड चिंगेंजुन और मैडम लैंड के कार के ब्रेक को फेल करवा दिया था। उसके बाद वो लोग चुपचाप वहाँ से चले गए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी अटैच था। जहाँ पे ये सब कुछ करते हुए वो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था एंड वही फुटेज वो लोग देख रहे थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है देखा यहाँ पे तुम देख रहे हो ना जो कार उन लोगों ने जिस कार का ब्रेक फेल किया है ये किसी और का कार नहीं। चंग याद है तुम्हें वो एक्सीडेंट आज से 5 साल पहले
जहाँ पे चैंग कहता है हाँ ये, जहाँ पे विंग कहता है हाँ आज से 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था हमारा जिस कार के साथ, वो कार मैडम लैन और लैन चिंग हिंजून थे, उन दोनों की कार को ब्रेक फेल करवा दिया था हमारी मदर और फादर ने, सिर्फ एक डील की वजह से। जहाँ पे सब लोग साइलेंट थे। विंग कहता है माँ अरे हम लोग सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते, आपने क्यों ये सब किया? बाबा आप बताइए क्यों किया आप लोगों ने ये सब? एक डील की वजह से? अगर वो डील आपको नहीं मिलता तो आप लोग रास्ते पर आ जाते, सड़क पर आ जाते कि सच में? अगर आते भी तो कोई नहीं, हम लोग स्ट्रगल कर लेते। लेकिन आपने एक 2 मासूम इंसान को मार दिया। क्या ये सही था? किसी को मारकर उस डील को हासिल करना, क्या ये सही था? जहाँ पे वो कहते हैं विंग ये सब कुछ हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया था। मैं भी क्या करता, हम लोग क्या करते? अगर वो डील हमारे हाथ पे नहीं आता तो हम लोग सड़क पर आ जाते। और तुम लोग तब छोटे थे। मैं कैसे एक माँ होकर तुम लोगों को एक सड़क पर देखो। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है और आप लोगों ने जो 2 इंसान को मार दिया था उसके बच्चे के बारे में आपने नहीं सोचा था? आप लोगों ने मेरे बारे में, चिंग के बारे में, शीजे के बारे में सोचा, लेकिन उन दोनों की बच्चे के बारे में नहीं सोचा। उनका भी तो एक बेटा था ना, आपको पता है ना, उनका एक बेटा था। आपने उन दोनों को मार दिया और उस बच्चे को अनाथ बना दिया था। वो सही था क्या? अगर आप एक माँ हैं तो आप माँ होकर कैसे एक बच्चे को अनाथ बना सकते हैं? वो बच्चा अपनी माँ को खो दिया था, कैसे कर सकते हैं माँ? जहाँ पे यू चुप हो गई थी। हाँ उसे पता है कि लैन चिंगन जुन और मैडम लैन का एक बेटा है, वो अभी बड़ा हो गया होगा और उसका एक लैंड कंपनी भी है, यानी कि उसके मदर और फादर का जो कंपनी था वही कंपनी है, एंड वो कंपनी अभी बहुत बड़ा हो चुका है। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है माँ आप लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपने 2 इंसान को मार दिया, आपने लंजा को अनाथ बना दिया। जहाँ पे ये सुनकर जो फेंगम्यान विंग की तरफ देखता है और वो कहता है लंजा? विंग कहता है हाँ लान वांग जी, लंजा जिसे मैं लंजा कह के बुलाता हूँ। लान वांग जी लैंड कॉर्पोरेशन का CEO है, और जिन लोगों का आप लोगों ने एक्सीडेंट करवाया उन दोनों का बेटा है वो, उन दोनों का बेटा जिनको आप लोगों ने अनाथ बना दिया, उससे उसके माँ बाप का जो साया था उसे अलग कर दिया। सच में आप लोग कितने निर्दय हैं माँ, कितने निर्दय है फादर। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरी माँ और मेरे बाप इतना निर्दय हो सकते हैं कि एक इंसान को मार सकता है। कैसे कर लिया आप लोगों ने? क्यों आपने लंजा के साथ ऐसा किया? क्यों किया आप लोगों ने? ये कहकर वो रोने लगा था। लिटरली वो अपने घुटनों पर आ गया था और वो रो रहा था। जहाँ पे जो मेरा म्यू तुरंत अपने बेटी के पास जाती है और वो अपने बेटी को टच करने की कोशिश करते हुए कहते हैं विंग प्लीज़ मत रो, मैं जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे विंग कहता है कैसे कर दूँ मैं माफ़ आपको? हाँ कैसे कर दूँ माँ बाप को? आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। जहाँ पे ये सुनकर मेरा म्यू कहती है मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ बेटा? मैं तुम्हारी भलाई सोचता हूँ, आज तक मैं तुम्हारी भलाई सोच कर आया हूँ। जहाँ पे विंग कसम में कहता है भलाई? आपने मेरा भलाई सोचा है? ये भलाई है? किसी को जान से मारकर मेरे लिए भलाई सोचना? नहीं, ये भलाई नहीं है, ये मेरे लिए मौत जैसा है, मौत जैसा। पिछले 5 साल से इसी दर्द में मैं जी रहा था कि मेरी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, मेरी वजह से उनकी मौत हुई है, मैंने किसी का जान ले लिया। लेकिन आज सच में मैंने जान ले लिया है किसी का, आज सच में मैंने जान ले लिया है। उन दोनों का मौत का रीज़न तो मैं ही हूँ ना। आप लोग तो मेरे लिए उनका जान ले लिया था ना। हाँ मेरे लिए, मेरे शिजी के लिए, मेरे भाई के लिए आप लोगों ने उन लोगों को मार दिया। तो मैं हूँ ना खूनी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, मेरी वजह से मैंने उसको अनाथ कर दिया। मैं कैसे माँ मैं कैसे उसे मुँह दिखाऊँ? और मैं कैसे उसे बोलूँ कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मेरी वजह से मैंने उसे अनाथ बना दिया। मैं कैसे बोलूँ? क्या मैं कभी खुश नहीं हो सकता? कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकता मैं? पिछले 5 साल से मैंने ये अपने मन को, अपने आप को समझाने की कोशिश किया कि मैंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक्सीडेंट था। लेकिन 5 साल तक मैं खुद को समझा नहीं पाया हूँ, और आज ये सब कुछ जानने के बाद समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि सच में मैंने लंजा के मदर और फादर को मार दिया। सच में आज मेरे जीने का कोई हक नहीं है। मैं क्या करूँ जिंदा रहकर माँ, क्या करूँ? जहाँ पे मैं लंजा को फेस नहीं कर सकता हूँ, अपने बेटे को फेस नहीं कर सकता हूँ। माँ पता है मेरा एक बेटा है, सिर्फ दो हफ्ते का बेटा। मैंने उसे खुद जन्म दिया है। हाँ मैंने खुद जन्म दिया था। मैंने अपने बेटे को और अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहने का सोचा था, लेकिन खुशियाँ मेरे लिए नहीं है माँ, खुशियाँ मेरे लिए नहीं है। मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता किसी के साथ। मैं लंजा के साथ खुश कैसे रहूँ? ये जानकर कि मेरी वजह से वो अनाथ हो गया, मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरा बेटा, मैं मेरे बेटे को भी कैसे मुंह दिखाऊं? अगर उसे पता चला कि उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का खूनी मैं हूँ, तो हाँ मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊं? मैं कैसे मुंह दिखाऊँ? मैं कैसे मुंह दिखाऊं? जहाँ पे ये सब कुछ वो लोग सुन रहे थे। विंग का बेटा, जहाँ पे विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है विंग ये सब क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा बेटा, तुमने शादी, तुमने कब किया शादी? और तुम्हारा बेटा? जहाँ पे विंग हंसता है और वे कहता है हाँ मेरा बेटा मैंने जन्म दिया था उसे। और हाँ वो उसका फादर कौन है पता है? वांग जी, लान वांग जी। उसका फादर लान वांग जी है। मैं लान वांग जी को प्यार करता हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और साथ ही साथ वो मेरे बेटे का बाप भी है। और पता है मुझे कैसे पता चला?
ये सब कुछ मैंने नहीं, उसी ने ही कलेक्ट किया है। उसे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक भी बात नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बात मुझे पता चलेगा तो मैं टूट जाऊँगा। मैं श्योर हूँ कि वो उसे सब कुछ पता है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, क्योंकि वो मुझे निराश नहीं करना चाहता है। आप सोचिए, इतने अच्छे इंसान के साथ आप लोगों ने कितना बुरा किया है माँ, कितना बुरा किया है। जहाँ पे वो ये सब कुछ कहकर वहाँ से दौड़ कर उस मैंशन से बाहर चला गया था, जहाँ पे ये सब कुछ वो लोग सुन रहे थे एकदम चुप होकर। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू रियलाइज़ कर चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती किया है। जहाँ पे वो कन्फ्यूज़ भी थे कि विंग ने जन्म दिया है बच्चे को। ये उनके लिए शॉकिंग भी था, और सबसे बड़ी बात तो उन्हें ये पता चला था कि उस बेबी का बाप वांग जी है। वो ये सब कुछ सोचे जा रहे थे, जहाँ पे विंग दौड़ कर अपनी कार पर बैठ गया था। वो तुरंत ही कार को चला रहा था और वो रो रहा था, लिटरली उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और वो बहुत स्पीडली कार को चला रहा था और वो कहता है, पंजा मुझे माफ़ करना, आज मेरी वजह से तुम अपने माँ बाप से दूर हो, मुझे माफ़ करना। और बस वो यही कहे जा रहा था और कार को बहुत ही स्पीडली चला रहा था। उसे रियलाइज़ भी नहीं वो कार को कितना स्पीडली चला रहा था। रास्ता अभी खाली था और वो बस यही लाइक गुस्से में कार की जो स्पीड था उसे बढ़ा रहा था। और वो बार बस मन में वांग जी को सॉरी बोले जा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ से सीन कट करके हमें पूरे लैंड मैंशन पर दिखाया जाता है। लैंड मैंशन पर वांग जी आया था। वांग जी आने के बाद जब वो विंग को ढूंढ रहा था, तभी मेट ने कहा था कि वो बाहर गया है, अभी तक नहीं आया है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी हैरान हो गया था कि विंग कहाँ गया है, और विंग ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। वो पहले कमरे पर गया था। कमरे पर जाने के बाद वो जब नहाने के लिए कपड़े बाहर निकालने वाला था, तभी वो नोटिस करते हैं वहाँ पे फाइल नहीं है। और ये देखकर वांग जी हैरान हो गया था। वांग जी डर गया था, क्या विंग नहीं वो, ओ शिट। और ये कहकर वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया था। जाने से पहले वो मेट से कह के गया था कि बेबी को ध्यान रखे, और वो डायरेक्ट कार लेकर चला गया था। वांग जी सोचने लगा था, क्या विंग को सब कुछ पता चल गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर उसे सब कुछ पता चल गया, यानी कि वो वहाँ पे गया है। जहाँ पे ये कहकर वो कार को बहुत स्पीडली चला रहा था। वो विंग को खो नहीं सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस वही सोच कर कार को बहुत स्पीडली चला रहा था और बस वो प्रे कर रहा था कि विंग ठीक रहे। जहाँ पे वो यही सब सोचे जा रहा था। दूसरी तरफ विंग वो बहुत स्पीडली चला रहा था। उसे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था कि वहाँ से दूसरी तरफ से कार आ रहा था। एंड विंग जो और भी स्पीडली इस कार को चला रहा था, जहाँ पे विंग जो ध्यान भी नहीं दे पाता है, सामने एक कार बहुत ही स्पीडली उसके पास आ रहा था। विंग फिर भी इस कार को चला रहा था। जहाँ पे विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वो मरना चाहता था, उसे मरना है, क्योंकि ये बोझ लेकर वो जी नहीं सकता है। ये बोझ उसके लिए बहुत था, वो जीना नहीं चाहता है। अपनी आंखों को बंद कर लिया था, स्टीयरिंग व्हील को वो पकड़ा हुआ था, लेकिन अब वो कार के सामने नहीं देख रहा था। दूसरी तरफ वो कार बहुत स्पीडली आ रहा था, जैसे कि उस कार का बैलेंस भी बिगड़ा हो रहा था। मतलब वो भी उस कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर ड्रंक था, वो ड्रंकिंगली ड्राइव कर रहा था। जहाँ पे विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, जैसे कि वो मरने के लिए तैयार था। लेकिन तभी उसके कान पर एक आवाज़ आया था, विंग। एंड ये सुनकर विंग ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया था। इससे पहले कि वो ठीक से समझ पाता, तभी दो कार बहुत ज़ोर से टकराया था। एंड दोनों कार में से एक कार में ब्लास्ट हो गया था। विंग को समझ नहीं आया। विंग आंखों के सामने ये देखकर चिल्ला उठा था, और वो चिल्ला कर कहता है, नहीं। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ। तो अब बताओ आखिर वो है कौन, किसने विंग को बुलाया था। एंड आज का ये बॉम्ब जैसा पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट पर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट करना भर के, जैसे कल आप लोगों ने किया था, मेरे दिल को खुश कर दिया था, मुझे मोटिवेट किया था, इस वजह से आज का पार्ट मैंने इतना लॉन्ग बनाया। तो आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। तो प्लीज़ भर के कमेंट करना और जल्दी बताना जो सवाल मैंने किया है, ठीक है। तो चिंता मत करो, कल ही इसका लास्ट पार्ट होगा, और स्टोरी हैप्पी एंडिंग है तो डोंट वरी यार, थोड़ा सा सैडनेस को बर्दाश्त कर लो। हैप्पी एंडिंग है तो हैप्पी होगा आखिर में जाके। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।